CH56, वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है। जल्दी से आप अंदर आ जाओ, जल्दी। पीटर ने किसी चोरी करने पहुंच चोर की तरह अपने साथी को जैसे आवाज दी थी, और पूरी तरह से चौंकना उसका साथी पूरी सावधानी से उसकी एक आवाज पर उसके सामने प्रकट हो गया था। ठीक उस तरह फाइटर भी हर मूवमेंट पर अपनी नजर बनाए था, और जब उसे पीटर की आवाज आई, वो बिजली की रफ्तार से उसके सामने आ गया। आप अंदर आ जाइए, बोन को अभी समय लगेगा, क्योंकि उसे जो दवाई बताई गई है वो यहाँ से दूर मिलेगी, इसलिए आप आराम से अर्थ के पास बैठ सकते हो, पीटर ने फाइटर को तसल्ली देते हुए कहा। फाइटर ने खुशी से पीटर के हाथ पकड़े और उन्हें हल्का दबाकर उसका शुक्रिया अदा किया, और बिना समय गवाए वो कमरे में दाखिल हो गया। अंदर आते ही उसकी नज़र जैसे अर्थ पर ही रुक गई थी। वो बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। वो उसे देखने में इतना ज्यादा खो गया था कि चलते वक्त वो एक ट्रॉली ट्राई से टकरा गया, और बमुश्किल ही गिरते गिरते बचा, लेकिन उसे किसी बात की परवाह थी ही कहाँ। अर्थ के चेहरे को देखते देखते उसके दिल से ये लफ्ज उसके जहन में घूमने लगे, एक चेहरा जो मेरे जहन में आबाद हो गया। उसे इतना पड़ा कि वो याद हो गया। उसकी आंखें अर्थ के चेहरे पर इस कदर टिक गई, जैसे वो ना जाने कितने ही जन्मों के बाद अर्थ को दुख रहा था। अब हमारा काम यहाँ खत्म होता है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं आपको इशारा दूंगा। नज आइए, अब हमें चलना चाहिए, पीटर ने नज से कहा, और एक नज़र अर्थ को और साथ ही फाइटर को देखकर हल्का मुस्कुराया, और फिर दोनों बाहर की तरफ चल दिए। बाहर आते ही पीटर नज से बोला, नज आप आस पास ही रहिएगा, क्योंकि जो दवाई बोन लाएगा उसे अर्थ को देने का भी नाटक करना पड़ सकता है। जी, मैं समझ गई, नज ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया और वहां से चली गई। अब बाहर सिर्फ पीटर बैठा था, बाकी सब वहां मौजूद नहीं थे। कमरे में फाइटर अब अर्थ के पास आकर बैठ गया और अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था। वो इस कश्मकश में था कि क्या वो अर्थ को छू सकता था, क्या इतना सब गलत करने के बाद उसका छूना अर्थ को पसंद आएगा। इन सब में वो इस तरह से उलझ रहा था कि वो भूल गया था जो समय उसे मिला था वो बोन के आ जाने के साथ ही खत्म हो जाने वाला था। तभी बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज ने उसे जैसे याद दिलाया हो और बताया हो कि बेवकूफ फाइटर, इस सोच में डूबकर अपना समय क्यों गवा रहा है। उसे छू, उससे बातें कर, उसे देख। अपनी ही जंग से बाहर आने के बाद एक बार फिर से फाइटर ने अर्थ के गाल की तरफ हाथ बढ़ाया और अर्थ के गाल को प्यार से सहलाने लगा। उसकी हालत देखकर फाइटर खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। मुझे प्लीज माफ कर दो अर्थ, मैं ही तुम्हारा गुनाहगार हूँ। तुम्हें ठीक होना ही होगा, मेरे लिए ना सही, बोन के लिए ही सही। तुम तो कभी भी हार मानने वालों में से नहीं हो ना, प्लीज इस बार भी हार मत मानना, एक बार ठीक हो जाओ, फिर जो सजा दोगे वो मंजूर होगी मुझे। फाइटर झट ऐसा कहते हुए अर्थ के हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और अपने माथे से लगाकर रोने लगा। जानते हो, मैंने कभी किसी की इतनी फिक्र नहीं की, मेरे इन दोस्तों के अलावा मेरा कोई नहीं है। कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं कहाँ गलत हूँ। तुम पहले थे जिसने ये एहसास दिलाया, तुम वो पहले थे जिसने बताया कि आपके अपने वो नहीं जो हर वक्त आपकी तारीफ करें। आपके अपने तो वो है जो आपको सही और गलत समझाएं, और मैं इकलौते ऐसे अपने को खोना नहीं चाहता। प्लीज होश में आ जाओ अर्थ। अर्थ, ऐसा कहते हुए फाइटर अर्थ के चेहरे पर अपना हाथ सहलाने लगा और एक हाथ से उसके हाथ को कसकर थाम रखा था। वो अभी जी भरकर अर्थ को देख तक नहीं पाया था कि बाहर से पीटर ने जोर से चिल्लाकर कहा, अच्छा हुआ बोन, आप जल्दी आ गए, हम आपका ही वेट कर रहे थे। लाइए ये दवाई मैं अंदर रख देता हूँ, आप प्लीज उस नर्स को बुला लाएंगे। पीटर ने झट से बोन के हाथ से दवाई का पैकेट छीन लिया। बोन को थोड़ा शक हुआ, उसने उस जगह की तरफ नजर दौड़ाई जहां कुछ देर पहले फाइटर बैठा था। उसने कुछ पल सोचा और फिर वापस उस नर्स को बुलाने चला गया। आपको अभी जाना चाहिए, बोन लौट आए हैं, इससे पहले कि वो अंदर आए आपको जाना होगा, पीटर ने दांत भींचते हुए कहा। ठीक है अर्थ, मैं अब चलता हूँ, जल्दी उठना। फाइटर ने कदमों मन और नम आंखों से अर्थ को एक बार नजर भरकर देखा जैसा वो उसका चेहरा अपनी आंखों में बसाकर ले जाना चाहता था। बाहर आते ही फाइटर फिर से दूसरी तरफ छिप गया। उसे गए अभी एक पल भी नहीं हुआ था कि बोन उस नस के साथ अंदर दाखिल हुआ। नस, जल्दी से अर्थ को दवाई दे दीजिए, मैं इसका पूरा स्टॉक मंगवा रहा हूँ ताकि फिर से अर्थ को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई और दवाई कम है तो वो भी अभी बता दीजिए, लेकिन अर्थ को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोन ने तिरछी नजर से उस नज और पीटर को देखा, जिसे देख दोनों के पांव ठंडे हो गए। पीटर को ना जाने ये एहसास हो रहा था कि बोन सब कुछ समझ गया था, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहा था। तभी नज ने हड़बड़ी में अर्थ को वो दवाई इंजेक्ट की और फिर अर्थ को आराम करना चाहिए ऐसा कहकर वहां से चलती बनी। बोन उसे जाते देख रहा था, अब सिर्फ पीटर ही अंदर बचा था। बोन ने उसकी तरफ देखा और जानबूझकर कहा, पीटर तुम आज कुछ ज्यादा ही घबरा रहे हो। पीटर ने जैसे ही बोन के मुंह से यह सुना उसके पैर कांप रहे थे।
पर वो नॉर्मल दिखने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। उसने नकली हंसी का सहारा लिया और बोन की तरफ देखकर कहा, हाँ वो तो है, अर्थ अभी तक होश में नहीं आया है, इसलिए थोड़ी टेंशन है। अच्छा, बोन ने पीटर के पास आते हुए कहा, जिससे पीटर की सांसें मानो बाहर आ गई थी। मैं जरा तोर और थियो को देख कर आता हूँ, बहुत देर से पता नहीं कहाँ चले गए हैं। पीटर बोन के आगे से खिसकता हुआ दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बोन की आवाज ने उसके कदमों को लगाम लगा दी। फिर से ऐसा मत करना, मैं उसे अर्थ के पास बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोन ने अपने दोनों हाथों को जेब में डालते हुए पीटर की गर्दन के पास आकर कहा। पीटर उसकी सांसें तक महसूस कर सकता था अपने गर्दन के पिछले हिस्से में। वो तो जैसे पानी पानी हो गया, वो वहीं जम गया, किसी बर्फ के ढेर की तरह। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, उसके पैर जैसे लकवाग्रस्त हो गए थे, ना आगे बढ़ पा रहे थे, ना ही पीछे जा रहे थे। जैसे तैसे उसने खुद को बोन की जेल से बाहर निकाला। बाहर आते ही उसने अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को जिंदा तलाश किया। सांस तो जैसे उधार पर थी। ये तो ठीक वैसा हुआ जैसे चोर चोरी करते वक्त पकड़ा गया हो। सामने से तोर और थियो आ रहे थे। जब उन्होंने पीटर को सीने पर हाथ रखे देखा तो वो दोनों थोड़ा परेशान हो गए और भागकर पीटर के पास आकर बोले, पीटर क्या हुआ, अर्थ ठीक तो है ना? तोर ने पीटर की पीठ पर हाथ रखते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ वो ठीक है, बस मुझे थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। पीटर ने झट से बात को टाल दिया। उसी वक्त बिली और सेंट भी वहां आ पहुंचे। बिली और सेंट के चेहरे परेशानी से लाल हो चुके थे, माथा पसीने से तर था, हाथ में फोन था, जैसे फोन पर किसी ने उन्हें कुछ ऐसा बताया था जिससे उनको कोई खतरा था। पीटर, फाइटर कहाँ ना, और बोन कहाँ बिजी है? बिली ने इधर उधर नजर भगाते हुए कहा। बोन अंदर है और फाइटर अभी आ जाएंगे, पीटर ने उसका मुंह ताकते हुए जवाब दिया। बात पूरी हुई भी नहीं कि दोनों के दोनों अंदर की तरफ भाग गए। पीछे तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। क्या हुआ था, किसका फोन था, अब कौन सी मुसीबत अगले मोड़ पर उन सबका इंतजार बेसब्री से कर रही थी? इसका ताल्लुक क्या सिर्फ फाइटर के ग्रुप से है या किसी ने इस बार अर्थ को भी निशाना बनाया था? इतने सारे सवाल, मगर इनके जवाब छिपे हैं अगले चैप्टर्स में। मिलते हैं अगले भाग में। CH57 दो दुश्मन हुए एक साथ। बोन 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 दोनों ही एक साथ बोन को आवाज दे रहे थे। तभी बिली के मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। बिली इससे पहले कुछ समझ पाता या कर पाता, उसे किसी की आवाज आई, मुंह बंद रखो, उसकी हालत अभी डॉक्टर बता कर गए हैं, फिर भी तुम शोर क्यों मचा रहे हो, ऐसी क्या आफत आन पड़ी है? यह बोन था जो दोनों को ये कहते कहते कमरे के बाहर ले आया था। फिर उसने बिली के मुंह से हाथ हटा दिया। सेंट भी उनके साथ बाहर आ चुका था। क्या हुआ है और तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? पीट ठीक तो है ना? बोन ने परेशान होते हुए पूछा। पीट का नाम सुनते ही पीटर का ध्यान ना चाहते हुए हर उनकी बात की तरफ चला गया। बोन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है कॉलेज में। अभी कॉलेज से फोन आया था, आया तो पहले भी था पर अब फिर से आया है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बिली ने एक सांस में टूटी फूटी सी बात उगल थी, जिसका असर ये हुआ कि बोन को कुछ भी समझ नहीं आया। कका क्या? बोन ने माथे पर किसी देश का झंडा सा बनाते हुए पूछा। बिली फिर से बोलने लगा। तभी सेंट ने उसे रोका और कहा, रुक जाओ, मैं सारी बात बताता हूँ तुम्हें। इतना कहकर सेंट ने सिलसिलेवार ट्रैक से एक एक घटना चक्र बयान किया। अच्छा तो ये बात है, पर अब क्या हुआ है जो तुम लोग इतना ज्यादा परेशान हो? वो कुछ पोस्टर्स ही तो है। बोन ने बिना पूरी बात सुने अपनी बात कही। ओह बोन, तुम कब से ट्यूबलाइट बन गए? सेंट ने सर धुनाते हुए कहा। क्या मतलब? बोन फिर से बोला और सेंट पर चिढ़ गया। मतलब ये है कि फिर से मेरे पास अब कॉल आया था। वो पोस्टर सिर्फ मामूली पोस्टर्स है, उसमें अर्थ और हम सबका जिक्र इस सारी घटना के साथ बड़े ही गलत ढंग से किया गया है। कोई हमें बदनाम ही नहीं बल्कि हमारे घर तक को टारगेट कर रहा है। सेंट ने अब पूरी बात बोन को समझाई। इस पूरी बात को सुन बोन भी सोच में पड़ गया। तभी पीछे से पल आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी इतनी हिम्मत हो गई है अब, जो वो मेरे ग्रुप और अर्थ को टारगेट करेगा उसकी हालत बिगाड़ दी जाएगी। ये फाइटर था जिसने पीछे खड़े होकर सारी बात सुन ली थी। फाइटर के इस रूप को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही कुछ देर पहले वाला फाइटर था। सब उसे देखने लगे। वो शायद भूल गया है कि उसका मुकाबला किससे है। फाइटर ने बोन, बिली और सेंट की तरफ देखते हुए कहा। पास ही बैठे तोर, थियो और पीटर भी ये सारी बात सुन रहे थे। हमें अभी निकलना होगा, बिली ने सबसे कहा। वो सब वहां से जाने ही वाले थे कि पीटर ने उनका रास्ता रोक लिया, जिसे देख सेंट को गुस्सा आ गया।
और वो बोला, हट जाओ, हमें जाना ही पड़ेगा, आप जा सकते हो, लेकिन फाइटर आप नहीं। फाइटर को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीटर ने उसके पैरों की तरफ नजर की, तब जाकर फाइटर को उसका किया गया वादा याद आया। फिर उसी वक्त बाकी सबको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और सब वहीं रुक गए। फाइटर को डॉक्टर के पास भेजा गया ताकि वो पट्टी करवा सके। पीछे सबके सब परेशान बैठे थे। पीटर सब बात समझ चुका था, इसलिए उसने तोर और थियो को भी सारी बात समझाए। इसके बाद वो बिली की तरफ बढ़ा और वहां बैठे बिली और सेंट से कहा, क्योंकि वोन फिर से अर्थ के साथ कमरे में था, इसलिए वहां सिर्फ बिली और सेंट ही मौजूद थे। हम भी आपकी मदद करेंगे। पीटर ने बिली से सपाट अंदाज में कहा, क्या तुम सबको इस मैटर से दूर रहना चाहिए, हम संभाल लेंगे। बिली ने साफ साफ इनकार करते हुए कहा, लेकिन पीटर और बाकी दोनों जैसे ठान कर बैठ गए थे, इसलिए बिली की बात कैसे मान लेते वो तीनों। अर्थ हमारा दोस्त है, अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसे यूं ही नहीं जाने दे सकते, हम भी आपके साथ चलेंगे। अर्थ यहाँ के डॉक्टर्स की निगरानी में है। पीटर ने इस बार उनसे पूछा नहीं था, बल्कि उन तीनों का फैसला सुनाया था, जिसे सुनकर बिली और सेंट एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आप सोचो मत ज्यादा, वैसे भी पीट बीमार हैं, काओ यहाँ है नहीं और फाइटर भी घायल हैं, आपको हमारी जरूरत पड़ेगी ही। और थियो सारा डिजिटल काम जानता है, जितनी खबर इसे रहती है हर फैकल्टी की और किसी को नहीं रहती होगी। ये मेरी शर्त है। तोर ने उन्हें यकीन दिलाया, जिसका असर बिली और सेंट पर हुआ और वो राजी हो गए। और सब आगे क्या करना होगा ये प्लेन बनाने में जुट गए। कुछ ही समय में फाइटर वहां आ पहुंचा। अब उसने पहले की तरह अपने कुछ स्टाइलिश कपड़े पहने थे, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक और रोब झलक रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ गुस्सा भी साफ साफ अपना हिस्सा दिखा रहा था। ये तीनों भी हमारे साथ जाएंगे। बिली ने फाइटर को हुए इस बदलाव से अवगत कराया। फाइटर ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के हाँ में सर हिला दिया। उसी वक्त बोन अंदर से बाहर आ चुका था। कोई नहीं कह सकता था कि ये वही फाइटर और बोन थे जो कुछ देर पहले तक एक दूसरे से झगड़ रहे थे। एक अनोखा साथ था, एकता थी इन सब में। पीटर, थियो और तोर तीनों ही इस बात पर हैरान थे। इस मिशन पर निकले ये सब कितनी जल्दी इस समस्या को सुलझाएंगे और आगे क्या फर्क पड़ेगा इनके इस तरह से साथ में काम करने पर। CH58, तुम इतने ज्यादा अक्लमंद कब बने? हमें आज रात ही सारा काम करना होगा, क्योंकि आज संडे था, कल सुबह से ही सब फैकल्टी में आना शुरू हो जाएंगे। सेंट ने टेबल के एक तरफ बैठे बैठे कहा। ये शाम का समय था, सब इस वक्त गैंगस्टर्स के गेमिंग हाउस में बैठे थे, जो फाइटर का था। सब वहां इकट्ठे हुए थे ताकि आगे क्या और कैसे करना है, ये सब तय कर सकें। शाम के 7 बज चुके थे, सब यही सोच रहे थे कि अब आगे कैसे करना है और इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। तोर काफी देर से थियो को देख रहा था। वो किसी उधेड़ बुन में बिजी था, जैसे कोई बात उसके अंदर उछल रही थी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? तोर ने उसे काफी देर तक एकटक देखा। जैसे ही पीटर की नजर तोर पर गई, जो कि उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठा था, उसने नोट किया कि तोर बड़े ही गौर और ध्यान से थियो को देख रहा था। पीटर को भी इसकी वजह जानने की इच्छा जाग उठी, और उसने भी अपनी नजर थियो पर घुमाई, जो कि पैरों ही साथ वाली सीट पर ऐसे बैठा था जैसे वो गर्म तवे पर बैठा हुआ हो। पीटर को भी अजीब लगा। तभी बिली बोला, पीटर क्या तुमने कुछ सोचा है? हाँ नहीं अभी तो नहीं। पीटर ने एक बार भी थियो से नजर नहीं हटाए। अरे जब हमें कुछ पता ही नहीं तो क्या खाक सोचेंगे? थियो ने झल्ला कर कहा, जैसे वो कोई धमका करना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे करना कहाँ और क्यों है। जैसे ही थियो का ऐसा रिएक्शन आया, फाइटर जो कि बोन से चर्चा कर रहा था, बिली की पीटर का जवाब सुन के सेंट से फिर से किसी बात में डूब गया था। और तोर व पीटर जो थियो को ही देखने में बिजी थे, सबके सब शांत हो गए और थियो की ओर देखने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? फाइटर ने उसके सवाल से पैदा हुई उलझन को सुझाने के लिए उससे सवाल कर डाला। मेरा मतलब ये है कि आखिर इस तरह सबको बदनाम करने वाला है कोनन। जितना मैं जानता और समझता हूँ, आपके ग्रुप से भिड़ने वाले भी पहले थे, है ना? तो ये कौन सा स्टूडेंट है जिसमें इस तरह की क्रूरता भरी हुई है, जो किसी के बीमार होने का फायदा उठा रहा है? थियो ने सबसे जब ये बातें कही, पीटर और तोर का मुंह खुला का खुला ही रह गया। थियो, तुम इतने ज्यादा अक्लमंद कब बने? तोर ने थियो की टांग खींचते हुए कहा, जिसे सुन सबके चेहरे पर हल्की हंसी छा गई। और थियो तोर को काट खाने वाली नजरों से घूरने लगा। कई घंटों के बाद और इतनी परेशानी के बाद अब सबने खुद को हल्का महसूस किया था। तो तुम चुप करो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, ये भी नहीं कि साथ वाली सीट पर कोनन बैठा है। एक और टांग खिंचाई। फिर से सबने इस तंज को हंसी में उड़ा दिया, पर इस बार चिढ़ने की बारी तोर की थी।
तुम दोनों बस करो, हम यहाँ परेशान हैं और तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। पीटर ने दोनों को दांत लगाते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये कोई लड़का हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये दूसरी यूनिवर्सिटी का के किलिंग ग्रुप है, जो हमेशा हमारे हर काम में टांग अड़ाता है। ये कुवान इंडस्ट्री का एक लौका लड़का कोर्न ख्वान है। इनके खानदान की दुश्मनी हमसे बहुत पुरानी है। ये हमारे देश में चल रहे इलीगल कामों में भी मशगूल है और हमारी साफ और अच्छी इमेज से जलते हैं। ये हमें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बोन ने सारी बात कह सुनाई। ये सब जानकर अब वो तीनों भी परेशान हो गए। तभी थियो एक बार फिर से बोला, इसका मतलब हमें काम करते वक्त हर चीज का खास ख्याल रखना होगा। हाँ, सही कहा, पीट इन सब कामों में माहिर हैं, लेकिन वो किस हालत में है ये सब जानते हो तुम। बिली ने कहा, हाँ, और काऊ भी तो नहीं है। सेंट के मुंह ने बिना सोचे समझे ये उगला था, जिसका परिणाम ये हुआ कि बोन और फाइटर लाल आंखों से उसे घूरने लगे। जब सेंट को गलती का एहसास हुआ तो वो किसी डरे हुए पपी की तरह बिली के पीछे खुद को छिपाने लगा। इसी बीच थियो अपनी कुर्सी से उठा और लगातार इधर से उधर चक्कर काटने लगा, जिसे देख सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तोर अब बेचैन हो उठा, उसने कभी थियो को इतना ज्यादा सीरियस देखा था। कुछ मिनटों के बाद तोर बोल ही पड़ा, तुम इस तरह चक्कर क्यों काट रहे हो, कुछ बताओगे? तोर की बात जैसे उसने सुनी ही नहीं थी, लेकिन वो अचानक किसी फैसले पर आ पहुंचा था, क्योंकि वो जल्दी से अपनी जगह पर लौट आया और चमकती आंखों से सबकी तरफ एक सरसरी नजर दौड़ाई और फिर उसने बोलना शुरू किया। जिस तरह मैं समझ पाया हूँ, मामला सीधा तो बिल्कुल नहीं है। उस लड़के ने, क्या नाम है उसका, कोट कोम कॉल, अरे हाँ कॉर्न, उसने बहुत चालाकी से पीठ के पीछे छिपकर वार किया है। इससे सिर्फ आप सब बदनाम ही नहीं होंगे, बल्कि ये बात मीडिया तक जाएगी। इससे आपके फैमिली बिजनेस को भी नुकसान होगा और साथ ही आप पर पुलिस केस भी होगा और आपकी ही फैकल्टी में आपको नीचा दिखाने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसे कहते हैं एक तीर से सब ढेर। थियो के मुंह से ये सारी बात सुनकर सबके मुंह से आह निकल गई। किसी ने भी इतनी दूर का सोचा तक नहीं था, लेकिन थियो की हर बात सच थी। यह बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी सबको। तुमने बिल्कुल सही कहा, ठीक यही प्लेन है उसका, वो कोई मौका नहीं जाने देगा और ये तो उसके लिए एक सुनहरा मौका है। ये कहते हुए बोन अपनी चेयर से खड़ा हुआ और सिगरेट जलाकर उसका एक लंबा कश भरा। लेकिन इससे बचा कैसे जाए अब, सेंट ने टेबल पर अपने दोनों हाथ पटकते हुए कहा। मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। थियो ने एक बार फिर से अपनी कुर्सी का साथ छोड़ा और खड़ा हो गया। क्या क्या प्लान है तुम्हारे पास? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? तुम भी ऐसा कर सकते हो, कहीं हम सबको एक साथ जेल भेजने का प्लान तो नहीं है ना? ये टीस करने वाला तोड़ था। क्या प्लान है थियो का? कैसे बचाएगा वो सबको इस मुसीबत से? उसका प्लान कामयाब होगा भी या कोई आ जाएगा जो उसके प्लान को बिगाड़ देगा? CH-64 कौन है वो जासूस? तुम चुप रहो, समझे? मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे भी अपने दोस्त के लिए ये करना है। थियो ने खड़े खड़े ये बात तोर से चिढ़ते हुए कही। क्या प्लान है तुम्हारा थियो? ये बिली था जिसे थियो की बात से एक्साइटमेंट हुई। प्लान की क्या जरूरत है, हम जाते हैं वहां और पोस्टर्स उतरवा देते हैं, सीधी सी बात तो है, इसमें इतना सोचना क्या है? सेंट ने किसी बुद्धू की तरह जवाब दिया। इसके जवाब ने बिली ने उसके सर पर एक हल्का सा तमाचा दे मारा और कहा, मेरे गधे दोस्त, तुम्हें क्या सिर्फ ये 2-3 पोस्टर्स हटाने का मामला लगता है? जरा अच्छे से सोचो, वैसे ये तुम्हारे बस का नहीं है। अब तोर और थियो की तरह बिली भी सेंट की टांग खींच रहा था, जिसे सुन एक बार फिर से उस गंभीर माहौल में हल्की हंसी ने सबको थोड़ी सी राहत दी। हल्की हंसी के साथ बोन ने कुछ सोचा और फिर थियो की तरफ अपनी चेयर घुमाई और बोला, क्या है प्लान तुम्हारा? मैं सुनना चाहूंगा। हाँ, मुझे भी जानना है आखिर क्या प्लान है तुम्हारा। बिली ने बोन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये खानदानी दुश्मनी है और ये लोग आपको पहले भी नुकसान पहुंचा चुके हैं, तो एक बात तो साफ है कि ये कोई आम मामला नहीं होगा। जिसने भी ये किया है वो पूरी तरह से तैयार था, पहले से ही। मुझे लगता है वो काफी शातिर और सियारेमाइनल स्वभाव वाला इंसान है। थियो अपनी बात कह ही रहा था कि तोर के हाथ से गिलास जमीन इस गिरकर चकनाचूर हो गया। उसकी आवाज ने सबका ध्यान तोर की तरफ घुमा दिया। तिर का मुंह लटक कर गर्दन तक आ गया था और आंखें मानो ऐसे खुली थी जैसे उसने कोई अजूबा देखा हो। तोर, अब क्या हुआ तुम्हें? तुम बार बार बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? पीटर इस बार बुरी तरह चिढ़ गया था। देखा तुमने, ये उल्लू कितना समझदार बन रहा है। तुम हमारे वाले थे ही हो ना, या कहीं हॉस्पिटल में तुम्हारे शरीर में किसी और की आत्मा तो नहीं घुस गई? तोर ने इतना कहा और फट से थियो के पास पहुंचकर उसे आगे पीछे से देखने लगा और कहने लगा, थियो कहाँ है, बताओ मुझे, मेरा दोस्त कहाँ रह गया है? फिर उसने उसके बालों को बिखेर दिया। अब तो थियो का पारा चढ़ गया। बस करो, हद हो गई है।
थियो ने इतना कहा और बाकी सबने अपना सर पकड़ लिया। तभी फाइटर उठा और तोर को देखने लगा। जैसे ही तोर की नजर फाइटर पर पड़ी वो सहम गया। तुम्हें अपनी जगह पर वापस जाना चाहिए, हमारे उस ज्यादा वक्त नहीं है। अर्थ भी हॉस्पिटल में बेहोश हैं और पीट भी। हमें काम खत्म करके जल्दी ही इनके पास लौटना होगा। फाइटर ने बड़े ही शांत लहजे में यह बात कही, जिसे सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे। थियो भी कुर्सी की बैक इस हाथ रखे चुपचाप खड़ा था। बिली सबको देख रहा था। फिर उसने बात आगे बढ़ाई ताकि काम आगे बढ़ सके। थियो, तुम चुप क्यों हो गए? तुम अपना प्लान तो बताओ हमें। थियो ने एक लंबी सांस ली और आगे कहना शुरू किया, जैसा कि मैं कह रहा था, हमें उस इंसान की सोच को देखकर ही आगे बढ़ना होगा। बिली, क्या कोई ऐसा इंसान है जो इस वक्त उसका पीछा कर सकता हो? हम हैं, पर क्यों इस वक्त? हमें तो अपना काम करना ज्यादा जरूरी है, बिली ने अनमने मन से जवाब दिया। वो इसलिए क्योंकि हमें अपना पक्ष साफ रखने के साथ साथ उसे उलझाकर रखना जरूरी है, वरना हो सकता है हमारे इस कदम का अंदाजा उसे पहले से हो। जहां तक मुझे लगता है पूरी तरह से होगा भी, इसलिए हमें उसकी हर हरकत पर नजर रखनी है। आप उस इंसान को बताइए कि हमें इस वक्त क्या काम करवाना है। थियो ने अभी एक स्टेप ही बताया था कि इस बार सेंट बोल पड़ा, पर ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं। नहीं, समय निकल जाने के बाद इसका फायदा आधा होगा, अभी हमें इसका पूरा फायदा उठाना होगा। जब उसने आप पर इस तरह से वार किया है, वो भी काफी लंबे टाइम के बाद, तो वो अपनी जीत के नशे में कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। बस दुआ है कि वो गलती आज रात ही हो। बिली ने जैसे ही ये बात सुनी उसने एहसास एक नंबर पर कॉल लगा दी। बोन और फाइटर भी थियो की इस बात से पूरी तरह सहमत थे, क्योंकि वो कोर्न को अच्छी तरह जानते थे। बिली ने जिसे कॉल लगाए एलएस के बाद उसने फोन उठाया और उनिंदी सी आवाज में कहा, हेलो जियान, मैं बोल रहा हूँ, बिली ने कहा। जैसे ही जियान ने बिली की आवाज सुनी उसकी नींद जैसे पंख लगाकर उड़ गई और वो उसी वक्त पूरी फुर्ती में बोला, जी सर बताइए, इस वक्त फोन, कोई जरूरी काम? हाँ, बिली ने इतना कहा ही था कि बोन ने चेयर खिसकाई और बिली से फोन छीनकर बोला, जियान, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें कोर्न का पीछा करना है, लेकिन ध्यान रहे उससे या उससे दूर खड़े नजर रखने वाले बॉडीगार्ड्स को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। और हाँ, उसकी एक एक हरकत पर पैनी नजर बनाकर रखना। अगर वो कुछ भी ऐसा वैसा करे तो उसकी वीडियो और फोटोज जरूर लेना, बिना किसी की नजर में आए। समझ गए तुम? और ये काम तुम्हें सुबह होने से पहले करना है। बोन ने बात खत्म की, फोन बिली को लौटाया और थियो की तरफ मुड़ते हुए बोला, आगे क्या प्लान है? ये काम तो शुरू हो चुका समझो। तीनों के तीनों बोन की बातों से भौचक के रह गए थे, लेकिन तभी थियो ने अपना ध्यान बोन से हटाया और फिर से काम पर फोकस करते हुए बोला, अब दूसरा काम हमारा है। हमें इसी वक्त फैकल्टी और यूनिवर्सिटी के अंदर और उसके आसपास के बस स्टॉप, कैफे, शॉप्स, हर ऐसी जगह जहां स्टूडेंट्स जाते हैं, चेक करनी होगी। जहां भी पोस्टर्स लगे हैं उन्हें हटाना होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वहां भी उसने अपने आदमी छोड़े होंगे, जो कि इस बात का खास ख्याल रख रहे होंगे कि हटाने वही लगे रहें। और एक बात मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ तक कोई तो हमारे पीछे था, जिसे वो बात पता चल गई जो अभी तक चंद लोगों तक थी। इसका मतलब कोई जासूस है जो उसके लिए काम करता है। सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि जो भी बात अभी तक थियो ने कही थी उसका हर लफ्ज सच था। अब कौन था वो जासूस जो फाइटर के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहा था? CH-60, हमें बताता भी क्यों? आखिर तुम सही कह रहे हो, कोई तो हमारा पीछा हमारे साय की तरह करता है। हमें उससे सावधान रहना होगा। बोन के चेहरे पर गहरी सोच के निशान साफ नजर आते बन रहे थे। हम सब एक बात भूल रहे हैं। बोन की बात का जवाब देने की बजाय थियो किसी सोच से बाहर आया और सबसे कहा, क्या? कौन सी बात? बिली ने उत्सुकतावश पूछा। लेकिन सच तो ये था कि चाहे वो बोन था या फाइटर या फिर तोर, वहां मौजूद सबको ये जानना था कि थियो आगे क्या कहने वाला है। और वो सब किस बात को भूल गए थे? वो ये कि अगर वो इंसान अभी भी हमारी पकड़ से बाहर है, तो जाहिर सी बात है उसे हमारे यहाँ होने की भी खबर होगी। इसके बाद हमारा प्लान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी भनक उस इंसान तक पहुंच ही जाएगी। थियो की बात सुन जैसे सब बेहोशी से होश में आए थे। सबने एक साथ लंबी सांस भरी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बोन और फाइटर ने एक साथ चेयर से खड़े होते हुए कहा, और फिर कहीं जाने लगे। लेकिन थियो ने उन्हें वहीं आवाज देकर रोक दिया, रुक जाइए, अभी जाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने सब सोच रखा है। यह बात मेरे दिमाग में तब से खटक रही थी,
जब से मैंने बिली को फोन पर बात करते सुना था, और तब से ही मैंने अपने आसपास ध्यान देना शुरू कर दिया था। वो क्या बात है, थियो, तभी तुम मुझे 2 बार वहां से जबरदस्ती बाहर और सीढ़ियों की तरफ लेकर गए थे। तोर ने जोर से थियो से वो बात कही, जिसे सुनकर सबको थियो पर गर्व महसूस हुआ। तभी वोन बोला, अब आगे क्या करना चाहिए हमें। एक बार फिर से थियो सबके आकर्षण का केंद्र था। अब थियो ने अपना अगला कदम बताना शुरू किया। बिली, क्या आप मेरे लिए उस खिड़की तक जाएंगे। थियो ने बिली, सेंट और पीटर के पीछे बनी खिड़की की तरफ इशारा किया जो वहां की मेन रोड की तरफ थी। इस वक्त सब लोग उस बिल्डिंग के 5वें माले पर थे। बिली ने कोई सवाल नहीं किया और उठकर वो उस खिड़की तक पहुंचकर मुड़ा और फिर से थियो की तरफ देखा। थियो ने उससे आगे कहा, क्या आपको नीचे कोई लड़का जो कि लगभग 25 से 28 साल के बीच का है, जिसने ओशन कलर की शर्ट पहनी है, दिखाई दे रहा है। बिली ने उसके ऐसा कहते ही नीचे की तरफ नजर घुमाए। उसे तुरंत ही एक ऐसा ही लड़का नजर आ गया, जो कि किसी जापानी जैसा मालूम हो रहा था। वो रहकर बिल्डिंग के ऊपर के मालों की तरफ नजर डाल रहा था और बेचैनी में कभी इधर तो कभी उधर चक्कर काट रहा था। अब आप वहां से हट जाइए, क्योंकि उसे पता है कि हम सब किस फ्लो पर है। इस वक्त थियो के ऐसा कहते ही, जो अभी तक सिर्फ सवाल जवाब कर रहे थे, उनके मुंह से भी क्या शब्द हैरानी से निकल गया। इस बार फाइटर और बोन भी खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाए। पर यह कैसे हो सकता है, सेंट ने दोनों हाथ टेबल पर मारते हुए पूछा। वो ऐसे हो सकता है मिस्टर सेंट, क्योंकि वो आप लोगों के पीछे सिर्फ इन 2 दिनों से नहीं लगा है, काफी लंबे समय से लगा है। उसे आपके हर ठिकाने के बारे में पता है। बोन, आपको याद है जिस दिन आप हमें पहली बार अर्थ के घर तक लेकर गए थे और फिर फाइटर जी ने वो सारी बिल्डिंग खरीद ली थी। थियो ने उस इंसान को नोट करने का समय बताया। हाँ, बिल्कुल याद है, बोन ने उसे जवाब दिया, लेकिन एक खा जाने वाली नजर फाइटर की तरफ घुमा दी। फाइटर के चेहरे पर अफसोस और दुख दोनों साफ साफ नजर आ रहे थे। लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस आया है भला, इसलिए अब फाइटर सिर्फ पछता सकता था। इसने हमारा पीछा आपके घर तक किया था उस दिन। मैं उस दिन से इसे पहचान गया था। पहले तो लगा गलती है, लेकिन जब आप लंच पर लेकर गए तब भी, और फिर कल रात भी यही लड़का हमें फॉलो कर रहा था। थियो ने पीटर और तोर को देखते हुए कहा, जो बस मुंह फाड़े उसकी बातें सुन रहे थे। ये लड़का तब तब हमारे साथ था, जब उधर भी हम आपके साथ हुआ करते थे। मुझे इस पर तभी से शक था। थियो ने अपनी बात पूरी की, अगर ऐसा था, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, सेंट में गुस्से से कहा। वो बोन इतना बोला ही था कि सर झुकाए फाइटर ने उसकी बात खुद पूरी की। वो इसलिए क्योंकि जो हमने किया था इनके साथ, उसके बाद ये हमें बताता भी तो क्यों। इतना कहकर फाइटर ने एक दर्द भरी नकली हंसी हंस दी। फाइटर की बात सुनकर सेंट बिली दोनों शर्मिंदा हो गए। पर सेंट एक बार फिर से बोला, हाँ ठीक है, हमें ना बताता, लेकिन बोन ने तो इनकी मदद की थी ना। उसने मुझे बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसकी बात सुनी नहीं। बोन ने थियो से पहले ही जवाब दे दिया, आपको याद है। थियो ने हैरानी से पूछा, हाँ बिल्कुल, अच्छे ऑब्जर्वर सिर्फ तुम हो ये जरूरी तो नहीं, ज्यादा अच्छा ना सही, पर इतना तो मुझे भी नोट करना आता ही है। बोन ने थियो को थोड़ा सा टोन मारने के अंदाज में कहा। आखिर अब आगे क्या करेंगे ये सब मिलकर। क्या कोर्न को इस बार का दांव भारी पड़ने वाला था, या फिर प्लान कामयाब ही नहीं होने वाला था।